हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज हम एसएस प्रोटो के प्रॉब्लम 1.5 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन सुने पहले। टू बॉडीज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एट इनिशियल वेलोसिटीज v1 and v2 and with constant accelerations a1 and a2 directed against the corresponding velocities at the initial instant. What must be the maximum initial separation Lmax between the bodies for which they meet during the motion? तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल v1 स्पीड से या v1 वेलोसिटी से कहिए a1 रिटार्डेशन के साथ और दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से a2 रिटार्डेशन के साथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि वो मैक्सिमम सेपरेशन Lmax कितना होगा इनके बीच में ताकि ये मिल सके। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि वो मैक्सिमम सेपरेशन बताइए जिसके लिए ये मिल सके, या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वो मिनिमम सेपरेशन बताइए जिससे ये ना मिल सके। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा, बस इसको पुट करने के तरीके दो हो सकते हैं। वो मैक्सिमम सेपरेशन पूछा जा सकता है जिसके लिए ये मिल सके और वो मिनिमम सेपरेशन जिसके लिए ये ना मिल सके। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसको देखें। एक बात और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि v1 स्पीड से चलने वाला ये पार्टिकल थोड़ी देर में रिटार्डेशन के कारण रुक जाएगा। तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके ये स्टॉप हो जाएगा। वो कैलकुलेट किया जा सकता है इसकी फाइनल स्पीड को 0 मान के। अगर आप v² = u² - 2as कंसेप्ट लगाएं माइनस रिटार्डेशन के लिए, तो ये बन जाएगा जो डिस्टेंस ये कवर करेगा रुकने से पहले वो हो जाएगी v1² / 2a1। और ठीक ऐसे ही ये पार्टिकल रुकने से पहले जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वो हो जाएगी v2² / 2a2। अब ये दिमाग में आता है कुछ स्टूडेंट के कि अगर ये पार्टिकल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा और ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, तो अगर इन दोनों के सम के बराबर डिस्टेंस दोनों के बीच में ले ली जाए तो फिर ये मिल सकेंगे। यानी इनके मिलने के लिए मैक्सिमम सेपरेशन इनके बीच में अगर इतना रख दिया जाए तो ये बिल्कुल प्रॉपर मिल पाएंगे। इनकी मीटिंग के लिए इनके बीच में इससे ज्यादा दूरी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये एक बग है इस प्रॉब्लम में। अगर हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो फिर इसमें एक हम परसेप्शन लेके चलते हैं। हम ये मान रहे हैं कि जिस मूवमेंट पे ये रुकेगा उसी मूवमेंट पे ये भी रुकेगा। आपने इसके स्टॉप होने तक इसके डिस्टेंस निकाली और इसके स्टॉप होने तक इसके डिस्टेंस निकाली और फिर आपने दोनों डिस्टेंस को सम कर दिया। लेकिन ऐसा करने पर आपने ये माना, ये इमेजिन किया आपने माइंड में कि दोनों एक ही मूवमेंट पे स्टॉप होंगे, एक ही मूवमेंट पे स्टॉप होंगे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि रुकने तक ये पार्टिकल कितना टाइम लेगा वो निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। v = u + at, प्लस की जगह माइनस लूंगा क्योंकि रिटार्डेशन है, तो इतना टाइम लगेगा पहले पार्टिकल को रुकने में और ठीक इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल को रुकने में जो टाइम लगेगा वो v2/a2 होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि v1/a1 की वैल्यू v2/a2 के इक्वल है तो आपका ये तरीका भी एक वैलिड तरीका होता। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं बोला गया है कि जब एक पार्टिकल रुक जाएगा तो उसी इंस्टेंट पे दूसरा भी रुक जाएगा, तो आप ये स्टेप नहीं ले पाएंगे क्योंकि अदर सिचुएशंस भी अराइज होती हैं। जैसे एक दो सिचुएशंस मैं आपको यहां पर बताता हूं जो इसमें अराइज हो सकती हैं पॉसिबली। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते समय ये पार्टिकल पहले स्टॉप हो जाए और ये अभी भी चलना जारी रखे और जब ये लौट रहा हो तब ये जाके इसे पकड़े। या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये पार्टिकल इस बार स्टॉप हो और ये पार्टिकल स्टॉप होकर लौटने लगे और ये इसे पीछे जाके पकड़े। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही मूवमेंट पे स्टॉप हो जाएं, तो दोनों का एक मूवमेंट पे स्टॉप होना जरूरी नहीं है। इसीलिए इस तरीके से सम करके जो आंसर निकलेगा वो आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब कैसे इस प्रॉब्लम को करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो आज एक बार हम ग्राफिकल तरीके पर डिस्कस करते हैं इसके। तो मान लीजिए ये एक XY कार्टेशियन प्लेन है। इस XY कार्टेशियन प्लेन में X एक्सिस से मैं टाइम का रोल प्ले कराना चाहता हूं और Y एक्सिस से वेलोसिटी का। ये बात आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो बनी हुई किसी भी लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है
और ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड के बारे में बताता है अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफर करें, और वही हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा अगर हम केवल उसके एरिया को एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की वैल्यू मान के चले। तो अब अगर मैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर दोनों पार्टिकल्स को प्लॉट करूं तो देखिए पहला पार्टिकल v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए डिस्कशन के लिए हमने उसे पॉजिटिव आई डायरेक्शन कंसीडर किया है, तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वो प्लस वेलोसिटी से रिटार्डेशन के साथ चल रहा है। तो जो लाइन हम प्लॉट करेंगे उसका स्लोप मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। जब मोर देन 90 डिग्री होगा तो रिटार्डेशन को शो किया जा सकेगा। तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी v1 है और पार्टिकल a1 रिटार्डेशन से इस ट्रैक पे चलता है, इस डायरेक्शन में इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे। और दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, यानी दूसरे पार्टिकल के लिए v2 हम नेगेटिव साइड मान लेते हैं। और चूंकि ये मेंशन नहीं है कि v1 v2 इस तरीके का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं a1 a2 के साथ, इसीलिए दोनों पार्टिकल को हम कोशिश करेंगे एक पॉइंट पे ना स्टॉप करने की, मतलब गलती से भी हम ग्राफ को ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिस इंस्टेंट पे ये ग्राफ यहां पर पहुंचे उसी इंस्टेंट पे ये भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा ग्राफ बनाना फिर वही जनरलाइजेशन को खराब कर देगा, फिर ये प्रॉब्लम जनरल नहीं रह जाएगी, ये स्पेसिफिक हो जाएगी। तो वही सिचुएशन फिर ये जो इक्वेशन में क्रिएट हो रही थी वही यहां भी डेवलप होने लगेगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक पार्टिकल पहले स्टॉप होता है और दूसरा कुछ समय बाद स्टॉप होता है उसकी। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी शुरू में नेगेटिव है, मैं नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करूंगा, और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री जो भी होगा लेस देन 90 रखेंगे। यानी ये जो ग्राफ बनेगा इसका स्लोप हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट रखेंगे और इस ग्राफ का स्लोप हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूज रखेंगे। वैल्यूज हमें नहीं पता है स्लोप की, केवल हम a1 a2 मान के ग्राफ बना रहे हैं। केवल हमें ये मालूम है कि कौन नेगेटिव डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, कौन पॉजिटिव डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने वाला एक्सेलरेशन उसके लिए रिटार्डेशन बन जाएगा, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करने वाला एक्सेलरेशन उसके लिए रिटार्डेशन बन जाएगा। एक बात यहां पर मैं क्लियर समझा दूं कंसेप्ट से कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिशन करते हैं तो ऐसा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन यानी वो एक्सेलरेशन जो अपोजिशन करे। अगर रिटार्डेशन होगा किसी बॉडी पर तो बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे। इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता कि वो डायरेक्शन प्लस आई कैप होगी या माइनस आई कैप होगी। माइनस आई कैप डायरेक्शन में काम करने वाला एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन के रूप में काम कर सकता है अगर वेलोसिटी भी माइनस आई के अलोंग काम करने लगे, और वहीं दूसरी ओर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आई की ओर है और वेलोसिटी पॉजिटिव आई की ओर है तो वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा। तो एक पार्टिकल का ग्राफ हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एक का यहां से। मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है ये पहले स्टॉप होगा, तो इसका ग्राफ में यहां तक ले आया हूं, मतलब ये स्टॉप होने के बाद अपनी डायरेक्शन पलटा के नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा है। पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मतलब ये इधर को आ रहा था, और फिर ये स्टॉप हुआ और स्टॉप होने के बाद वापस नेगेटिव की ओर जाने लगा। और दूसरा पार्टिकल जो है अभी अलोंग द सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके ग्राफ को हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ देर बाद स्टॉप होगा, तो इसका ग्राफ हम ये प्लॉट कर लेते हैं, यानी अगर ये रुकता तो ये कुछ देर बाद रुकता। अब ध्यान से देखें, हमसे ये बोला गया है कि वो मैक्सिमम सेपरेशन बताइए जिसके लिए ये मिल सके, तो यानी कि हम दोनों पार्टिकल को एक ही जगह पे पहुंचाना चाहते हैं। अब दोनों पार्टिकल को एक ही जगह पे पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि अगर हम किसी पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करें, माना इस पॉइंट की पोजीशन को मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूं, तो इसे ओरिजिन कंसीडर करने पर इस चित्र के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं तो पहला पार्टिकल कुछ डिस्टेंस तक गया, दूसरा भी आया, और थोड़ी देर बाद ये स्टॉप होके वापस जाने लगा, और तब वापस जाते समय इसने आके इसको पकड़ा, वापस जाते समय इसने आके इसको पकड़ा। तो जो पहले पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन के साथ वो निकाला जा सकता है। उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, पहले ये इतनी दूर गया फिर कुछ देर वापस आया, तो इस डायग्राम से वो बात साफ दिख सकती है कि ये डिस्टेंस वो है जो इसने ट्रेवल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर कुछ डिस्टेंस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आया, और तब ये दूसरे पार्टिकल से मिला। तो मान लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, और इस डायग्राम में हम शो कर देते हैं, माना ये हमारी कट बाउंड्री है,
ये बाउंड्री मान लेते हैं, यानी यहां तक हम मान के चल रहे हैं ये वो टाइम है जिस टाइम पर दोनों का नेट पोजीशन सेम हो गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते क्योंकि इस पार्टिकल ने किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया, उस पार्टिकल ने किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाए तो जो नेट पोजीशन इसकी होगी फाइनली वही नेट पोजीशन इसकी भी होनी चाहिए। तो कैसे हम इसको जज करेंगे? देखिए, इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल की वो इस ग्राफ से पता लग जाएगी, और जितना ये रिटर्न हुआ, लौटा वापस, वो इस ग्राफ के एरिया से मालूम चल जाएगा। और इतनी देर में ये पार्टिकल जो अलोंग द सेम लाइन चलता रहा, इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया नेगेटिव डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड हमको इस ग्राफ के एरिया से पता लग जाएगा। यानी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें वहां तक जहां तक हमने बाउंड्री बनाई है, मैं इस पॉइंट को टी डिफाइन कर देता हूं, मैं टी उस टाइम को मान रहा हूं जिस टाइम पर दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट पे पाए गए, यानी मैं मान के चल रहा हूं कि टी टाइम पे ये दोनों पार्टिकल मीट हो जाते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये यही टाइम है v1/a1, ये पॉइंट v1/a1 है जहां पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है, और इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है जो आगे बन रहा है ये v2/a2 है जहां पर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है। तो ये पॉइंट v1/a1 है, ये पॉइंट v2/a2 है, और टी में उस टाइम को मान रहा हूं जिस टाइम तक ये दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट पर पहुंच गए। जितना टाइम लगाया इन्होंने सेम पॉइंट तक पहुंचने। तो समझे कि इस पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो पहले आगे को है, फिर कुछ देर ये वापस आया, तो इस पॉजिटिव एरिया से हमें पता लग जाएगा ये आगे कितना गया, और इस नेगेटिव एरिया से हमें पता लग जाएगा कि उसमें से ये वापस कितना आ गया। इतना ये आगे को गया, इतना एरिया ये आगे को गया, फिर इतना एरिया वापस पीछे आ गया, जबकि दूसरा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। यही वजह है कि ग्राफ पेपर के ऊपर इसका एरिया हमेशा एक्सिस के नीचे ही रहा, कभी भी एक्सिस के ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ही चलता रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और उस ग्राफ का एरिया कुछ पॉजिटिव बना, कुछ नेगेटिव, क्योंकि वो गया और वापस भी आया। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे एरिया, तो ये बहुत आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर हमें ये लेंथ पता है, इट इज t - v1/a1, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बड़े आराम से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का जो tan थीटा है वो a1 है, ये गिवन है कि इसका स्लोप a1, तो इसका tan थीटा अगर a1 है तो जितनी ये लेंथ होगी उसका a मल्टीपल ये लेंथ होगा। समझने की कोशिश यहां पर करें कि इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में, ये छोटे से ट्रायंगल ABC में tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, यानी BC/बेस AB। डायग्राम में बेस हर ट्रायंगल का मालूम है, तो इस बेस की वैल्यू जितनी होगी उसका a मल्टीपल वैल्यू हो जाएगी इस परपेंडिकुलर की, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू a के इक्वल है। यहां पर ध्यान रहे स्लोप नेगेटिव है, बट हम चूंकि केवल मैग्नीट्यूड पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर एरियाज का सम और उनका डिफरेंस कंपेयर किया जा रहा है, तो यहां पर केवल मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। a1 मल्टीपल ऑफ ab का लेंथ हमें पता है, तो ab को a1 से मल्टीप्लाई करके bc का लेंथ हमें पता लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस लाइन का भी स्लोप पता है a2, इसका भी स्लोप पता है a1, तो बेस अगर मालूम है तो परपेंडिकुलर निकालना आसान होगा। अब ये ट्रायंगल का एरिया भी हमें मालूम है। रही बात इस नेगेटिव डायरेक्शन में बनने वाले इस प्लॉट का एरिया निकालने की, तो इस प्लॉट का एरिया भी निकाला जा सकता है। इस प्लॉट का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस प्लॉट का एरिया निकालने के लिए हम पहले इस पूरे ट्रेपेजम का एरिया निकाल लेते हैं, और उस ट्रेपेजम के एरिया से हम ये पता लगा लेंगे कि ये पार्टिकल जो नेगेटिव डायरेक्शन में चला था ये कितना डिस्प्लेसमेंट चला था। तो ये पूरा एरिया जो बन रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है या उस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है जो रिवर्स चल रहा था, और इस एरिया में से इसे माइनस करके वो डिस्टेंस निकल जाएगी जो उस पार्टिकल ने ट्रेवल की, वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा जो उस पार्टिकल ने ट्रेवल किया जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था। तो क्या इक्वेशन क्रिएट होगी इनके बीच में? देखें, ये पॉजिटिव एरिया जो उसने ट्रेवल किया यहां से यहां तक, जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड रुकने तक चलता रहा, तो वो एरिया हो गया आपका हाफ इंटू बेस, इट इज v1/a1 इंटू v1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये वापस लौटा, इतना वापस लौटा। तो अगर ये इतना वापस लौटा तो इतना एरिया आप कम कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमने इनका मीटिंग पॉइंट बनाया है इस लाइन पे,
यानी इस टाइम पे ये मीट हुए हैं, तो इतने टाइम तक ये इतना पॉजिटिव चला, फिर इतना नेगेटिव चला। तो इसमें से मैं कम कर देता हूं, हाफ इंटू बेस t माइनस v1 बाई a1 इंटू a1 मल्टीपल ऑफ t माइनस v1 बाई a1। जैसा मैंने अभी बताया कि आप इस परपेंडिकुलर BC को AB को A1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो AB की वैल्यू हमें मालूम है t माइनस v1 बाई a1, तो AB की वैल्यू को A1 से मल्टीप्लाई करके ये BC की वैल्यू पता लग गई। तो जो ये एरिया आ गया टोटल, ये एरिया माइनस ये एरिया, वो इतना आ गया, यानी अब ये पार्टिकल इस पोजीशन से जितनी डिस्टेंस पर है वो इतना है। याद रहे पार्टिकल O पॉइंट से इतना दूर है अब तक, इतना दूर है अब तक। तो ये थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हाफ v1 स्क्वायर बाई a1 माइनस हाफ a1 इंटू t माइनस v1 अपॉन a1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। अगर एलसीएम ले लिया जाए अंदर ब्रैकेट के, तो ये बन जाएगा हाफ v1 स्क्वायर अपॉन a1, या ऐसे भी छोड़ा जा सकता है अगर t पर फ्री करना हो तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल की है फर्स्ट पार्टिकल ने टोटली। इस पॉइंट से फर्स्ट पार्टिकल कितना दूर है हमें ये पता लग गया है। दूसरा, जो पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था वो इस टाइम तक चला, यानी जो ये ट्रेपेजम बन रहा है BKMO, ये जो OMBK ट्रेपेजम बन रहा है, इसका एरिया वो डिस्टेंस शो करेगा जो ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जो रिवर्स गया, और ये पार्टिकल इस पॉइंट से पूरा यहां तक गया। ये जहां तक आके वापस लौटा, उस वापस वाले पॉइंट पे ही इसने इसे पकड़ा। तो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस निकालने के लिए इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं ट्रेपेजम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड है V2 प्लस ये BK साइड कितनी होगी ये पता लगाने के लिए हम इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं BKX। इस ट्रायंगल BKX में ये जो एंगल है अल्फा, इस tan अल्फा की वैल्यू होगी BK अपॉन BX, और BX की वैल्यू डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है, V2 अपॉन A2 माइनस T। सो BK की वैल्यू आ जाएगी BX इंटू tan अल्फा। BX की वैल्यू है V2 अपॉन A2 माइनस T इंटू tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी A2, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो दूसरा पार्टिकल है वो A2 एक्सेलरेशन से चल रहा है। यहां ध्यान रहे कि ये वो पाथ है जो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्रिएट हुआ है, तो इसका स्लोप दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। तो BK इक्वल टू आ गया V2 अपॉन A2 माइनस T इंटू A2। अब BK की वैल्यू पता लग चुकी है, ये साइड भी पता है और दोनों के बीच का सेपरेशन भी मालूम है। तो ये ट्रेपेजम का एरिया आ गया 1/2 V2 प्लस V2 अपॉन A2 माइनस T इंटू A2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू। अब सेपरेशन की वैल्यू होगी यहां से यहां तक, तो ये क्लियर है वो सेपरेशन T है, क्योंकि T टाइम में ये दोनों पार्टिकल मीट हुए। तो 0 से लेकर T तक जो टाइम लगा है वही इनका सेपरेशन है। तो दूसरे प्लॉट का एरिया इतना आ गया। यही वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल की है सेकंड पार्टिकल में। और अभी फाइनल इक्वेशन कि जितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया और जितना इस पोजीशन से सेपरेशन हमने मेंटेन किया, डिस्टेंस इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि डिस्टेंस बोलने से लगता है जैसे इसको इसमें जोड़ना चाहिए था, बट हमें जोड़ना नहीं है, हमें तो बस उस लोकेशन को ट्रेस करना है जहां पर ये मिले। तो ये पार्टिकल पहले थोड़ा आगे निकल के वापस आया, तो जितना इसने पॉजिटिव डायरेक्शन में जर्नी की और जितनी नेगेटिव में की, उस नेगेटिव वाले पोर्शन को मैंने माइनस इसीलिए किया क्योंकि अब ये यहां से केवल इतनी ही दूर रह गया है। तो ये डिस्टेंस आ गई इतनी और ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की वो इतनी, तो इन दोनों का सम ही L max है। तो जो L max की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L max इज इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर ओवर A1 माइनस हाफ A1 into T minus V1 by A whole square and plus the second plus half V2 plus V2 over A2 minus T into A2 into T. So this will be the value of L max. L max का वैल्यू आ गया ये L max equal to half V1 square upon A1 minus half A1 T minus V1 upon A1 yes T minus V1 upon A1 whole square plus half V2
प्लस v2 अपॉन a2 माइनस t इंटू a2 इंटू t। तो ये L max की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके एक रियल टाइम के लिए पता लगाया जा सकता है कि L max कितना हो सकता है। एक बार देख लें तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये कितना होगा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। देखिए कितना बन जाएगा, देखें अब ये बन जाएगा L max इक्वल टू L max इज इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर बाय a1, हाफ v1 स्क्वायर बाय a1 माइनस हाफ a1 t स्क्वायर, हाफ a1 t स्क्वायर, हाफ a1 t स्क्वायर, हाफ a1 t स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t v1 अपॉन a1। ये मैंने a माइनस b होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया है और आगे प्लस हाफ v2t, t को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, प्लस v2t माइनस a2t स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें मैंने t को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रैकेट में, तो हाफ v2t प्लस v2 a2 से a2 कट के ये भी बन गया v2t माइनस a2t स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो L max आ जाएगा L max इक्वल टू हाफ v1 स्क्वायर अपॉन a1 माइनस हाफ a1t स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर अपॉन a1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, a1 से a1 कैंसिल प्लस v1t। ध्यान से देखें a1 से a1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल प्लस v1t प्लस हाफ v2t प्लस हाफ v2t इट इज 2v2t, तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 को हटा लेता हूं, ये सीधे v2t हो गया और माइनस हाफ a2t स्क्वायर। ये L max का वैल्यू आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये फाइनली बन जाएगा L max इज इक्वल टू v1 प्लस v2t माइनस हाफ a1 प्लस a2t स्क्वायर। तो देखिए फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये वही इक्वेशन मिल गई जो तब मिली थी जब हमने इस प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट से सॉल्व किया था। तो फाइनली ग्राफिकल मेथड से भी हम इसी स्टेज पर आके रुक गए, L max इक्वल टू दिस। अब इस L max इक्वल टू इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, थोड़ा कैलकुलस का भी यूज कर लेते हैं। अभी तक जितने भी मेथड हमने इस पर लगाई है उसमें कैलकुलस यूज नहीं किया, इस मेथड में थोड़ा कैलकुलस को भी यूज कर लेते हैं, या अलजेब्रा भी यूज कर सकते हैं, बट कैलकुलस यूज करके ज्यादा इजीली निकल जाएगा। dL max by dt इज इक्वल टू v1 प्लस v2 माइनस t स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कैंसिल, a1 प्लस a2t। सो कंपेयर इट टू 0 से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि L को मैक्सिमम बनाने के लिए जो सेपरेशन है हम उसको मैक्सिमम बनाना चाहते हैं। हम t की वो वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए हम L max जैसी सिचुएशन बना सके। हमको ये सेपरेशन को L max नाम रखना है इसका, मात्र इसको L max लिख देने से ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगी। हमें वो टाइम पता करना है जिस टाइम पर हम इसके नाम को चरितार्थ कर सके। हम इसका नाम L max है, इसको L max बना सके, इसके लिए हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर 0 से कंपेयर किया। टाइम की वैल्यू आ गई v1 प्लस v2 अपॉन a1 प्लस a2। अब बस आपको इतना ही करना है कि ये टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। जैसे ही आप इस टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको L max की वैल्यू पता लग जाएगी और ये वही वैल्यू होगी जो तब निकली थी जब हमने इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व किया था। तो इस तरीके से ग्राफिकली भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज करके। थैंक यू।